आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि इंडियन एयरफोर्स को गुजरात में एक न्यू एयरबेस मिल रहा है, पर क्या आप जानते हैं कि आईएएफ के लिए डीसा एयरबेस स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि इसके बारे में आपसे अपकमिंग एसएसबी या स्पेशली एएफएसबी इंटरव्यू के दौरान पूछा जाए। और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि डीसा एयरबेस आईएएफ के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट एयरबेस है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। 19 अक्टूबर 2022 को गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया और इसी मौके पर उन्होंने गुजरात के डीसा एयरफील्ड का शिलान्यास भी किया। डीसा एयरबेस इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाला नया एयरबेस होगा जो नॉर्थ गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित होगा और इंडो पाकिस्तान से इसकी दूरी बस 130 किलोमीटर है। ये डीसा एयरबेस 4,519 एकड़ में फैला हुआ होगा और एक बार इस एयरबेस के ऑपरेशनल होने पर ये इंडियन एयरफोर्स का 52nd स्टेशन होगा जो देश की सुरक्षा और इलाके के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस न्यू स्ट्रेटेजिक एयरबेस के फीचर्स, इस पे कौन कौन से फाइटर्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं और ये आईएएफ और इंडियन डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सब को जानने से पहले इसके इतिहास को देखते हैं। डीसा एयरबेस के लिए इंडियन एयरफोर्स को 2000 में ही वाजपेयी गवर्नमेंट द्वारा लैंड अलॉट कर दिया गया था, पर इस प्रोजेक्ट पर 14 साल तक यूपीए गवर्नमेंट द्वारा कुछ खास काम नहीं करवाया गया। पर 2017 में गुजरात के बनासकांठा और पाटन डिस्ट्रिक्ट में आई बाढ़ के बाद इस एयरबेस की कमी महसूस हुई, जिसके बाद ही इस प्रोजेक्ट पर दोबारा से काम शुरू किया गया। 2017 में गुजरात के बनासकांठा और आसपास के जिलों में बाढ़ आने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उस समय की डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने तुरंत ही इंडियन एयरफोर्स को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस कंडक्ट करने को कहा, जिसके बाद उस समय के एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल पीएस धनोआ ने बताया कि आईएएफ के लिए ये ऑपरेशन इफेक्टिवली परफॉर्म करने में खराब मौसम और पास में कोई एयरबेस मौजूद न होने के कारण हमें कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो फाइल्स में मौजूद डीसा एयरबेस प्रोजेक्ट के तहत अगर ये एयरबेस ऑपरेशन होता तो आईएएफ इजली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस को बिना किसी परेशानी के कंडक्ट कर लेती। जिसके बाद उस समय की डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने गवर्नमेंट से इस एयरबेस की अप्रूवल लिया 1000 करोड़ बनने और इस सब को देखते हुए डीसा एयरफील्ड प्रोजेक्ट को दोबारा से काम शुरू किया गया। मार्च 2018 में कैबिनेट कमेटी और अथॉरिटी ने इस फॉरवर्ड एयर बेस प्लान को अप्रूव कर दिया था। जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि कैबिनेट कमेटी की सिक्योरिटी इंडियन सिक्योरिटी के हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और इसे प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड किया जाता है। अक्टूबर 2020 में गवर्नमेंट ने इस अप्रूव एयरबेस को बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज की मंजूरी दी थी, जिसके बाद नवंबर 2020 में इसे एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया द्वारा इनॉग्रेट किया गया और फाइनली डिफेंस एक्सपो के इनॉग्रेशन सेरेमनी के दौरान 19 अक्टूबर 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस एयरबेस का फाउंडेशन स्टोन रखा। ये एयरबेस 21 महीने यानी 2024 तक बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। डीसा एयरपोर्ट, जिसे पालमपुर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसे ओरिजिनली पालमपुर के प्रिंसली स्टेट को सर्व करने के लिए बनाया गया था और इसे अभी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज किया जा रहा है। फिलहाल इस एयरफील्ड पर एक रनवे मौजूद है जिस पर अभी सिविलियन और चार्टर एयरक्राफ्ट आते हैं। इस एयरबेस को डिफरेंट फेजेस में बनाया जाएगा, जिसमें फर्स्ट फेज के अंडर 1000 मीटर का एयर स्ट्रिप, टैक्सीवे, कनेक्टिंग रोड्स और एयरक्राफ्ट पार्क करने के लिए हैंगर्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। और सेकंड फेज के तहत आईएएफ का प्लान है कि इस एयरबेस और इसमें मौजूद एयर स्ट्रिप को फर्दर इस स्टैंडर्ड तक डेवलप कर दिया जाए ताकि ये C-17 जैसे हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट को भी इजीली ऑपरेट कर सके। इसके अलावा दूसरे फेज में अन्य टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। एयरबेस में स्मार्ट फेंसिंग की जाएगी, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होगी, सेंसर आधारित लाइट्स होंगे और सोलर इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म्स भी होंगे। इस पूरे प्लान को MES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। MES इंडियन आर्मी के कोर ऑफ इंजीनियर्स का वो पिलर है जो आर्म फोर्सेस को रियर लाइन इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। MES को 1923 में रेज किया गया था और आज ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एजेंसी है। ये तो बात हुई आईएएफ के न्यू डीसा एयरबेस की। अब देखते हैं ये एयरबेस आईएएफ के लिए और इंडिया एज ए नेशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। डीसा एयरफोर्स स्टेशन साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के अंडर आएगा, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट्स को किसी भी एक्सटर्नल एयर थ्रेट से प्रोटेक्ट करना। उसमें ये एयरबेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब क्योंकि डीसा एयरबेस इंडो पाकिस्तान बॉर्डर से 130 किलोमीटर दूर है, इसका मतलब आईएएफ का कोई भी सुपरसोनिक फाइटर 2 मैक की स्पीड से ट्रैवल करके 2 मिनट्स में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके एक्शन परफॉर्म कर सकता है। गुजरात $1 ट्रिलियन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और डीसा एयरबेस पाकिस्तान के मीरपुर खास, हैदराबाद और जकोबाबाद में मौजूद शहबाज F-16 एयरबेस से टेक ऑफ करने वाले फाइटर से डील करने में एक फायरवॉल की तरह काम करेगा। इस एयरबेस के ऑपरेशनल होने से आईएएफ का रिस्पांस टाइम कम हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान के फाइटर्स कभी इंडियन टेरिटरी में आने की कोशिश करते भी हैं तो वो किसी तरह का नुकसान करें उससे पहले ही हमारे फाइटर्स पाकिस्तान फाइटर्स के साथ एंगेज कर सकेंगे। फिलहाल गुजरात में मौजूद सभी एयरफोर्स स्टेशन की बात करें तो
गुजरात में आईएएफ के बेसिस भुज, नलिया, जामनगर, गांधीनगर के वडसर और वडोदरा के मकरपुरा में मौजूद हैं। वहीं राजस्थान में सूरतगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नाल, फलौदी और उतरलई में आईएएफ के बेसिस मौजूद हैं। और अब डीसा एयरबेस के ऑपरेशनल होने के बाद इन एयर बेसिस के बीच मौजूद डिस्टेंस कम होकर 350 किलोमीटर हो जाएगा। इसके अलावा आईएएफ के एक ऑफिशियल ने यह भी बताया है कि इस एयरबेस के आने से गुजरात के नलिया और भुज एयरबेस और राजस्थान के फलौदी एयरबेस में मौजूद टेक्निकल गैप को कम करने में भी ये मददगार साबित होगा और इसे गुजरात और राजस्थान के एयर बेसिस के बीच बेटर कनेक्टिविटी होगी, जिससे आईएएफ की रेंज भी काफी ज्यादा हो जाएगी। इसके ऑपरेशनल होने से गुजरात से कोई भी लैंड एंड सी मिशन इजीली कंडक्ट किए जा सकेंगे। इसके अलावा यहाँ से HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस को करना आसान होगा। इसकी जरूरत प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध के समय पड़ती है। देखिए, किसी भी कंट्री के लिए उसके एयर बेसिस वाइटल एसेट्स होते हैं और यही एयर बेसिस एनिमी कंट्री के लिए प्राइम टारगेट होते हैं। एनिमी कंट्री की एयरफोर्स का प्राइम मिशन होता है सामने वाली कंट्री के एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय करके उसको अनऑपरेशनल बना देना। इसलिए बॉर्डर एरिया में ये काफी जरूरी होता है कि सभी मौजूद एयर बेसिस आसपास में कनेक्टेड हो और इनके बीच काफी ज्यादा दूरी ना हो। अब क्योंकि डीसा आईएएफ एक फॉरवर्ड एयर बेस होगा, इसलिए यहाँ पर राफेल और Su-30 MKI जैसे फ्रंटलाइन फाइटर्स के बजाय मोस्ट प्रोबेबली MiG-29 और तेजस जैसे एयर डिफेंस फाइटर्स को डिप्लॉय किया जाएगा। और पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि इस एयर बेस में आईएएफ इंडिजिनसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को भी डिप्लॉय करे। LCH प्रचंड को इंडियन एयरफोर्स में इसी मंथ के स्टार्टिंग में इंडक्ट किया गया है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल LTD ने डिजाइन और डेवलप किया है। इस एयर बेस के ऑपरेशन होने से हमें रक्षा मामलों में जो फायदा होगा वो तो होगा ही, इसके अलावा इसके कई सिविलियन फायदे भी हैं। वेस्टर्न बॉर्डर पर किसी भी तरह की जरूरी हवाई सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, ताकि अहमदाबाद और वडोदरा जैसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर्स को दुश्मन के हमलों से बचाया जा सके। इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट धुलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी आने वाले कुछ सालों में काफी डेवलप हो चुका होगा और ये एयरबेस इस स्मार्ट सिटी को एरियल थ्रेट से प्रोटेक्ट करने में मददगार साबित होगा। डीसा एयरफील्ड के बनने से कच्छ और दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। उड़ान स्कीम के तहत लोकल फ्लाइट सर्विस भी शुरू हो सकेगी। ये एयरफील्ड कांडला पोर्ट और जामनगर रिफाइनरी से नॉर्थ डायरेक्शन में स्थित है, यानी ऊर्जा संबंधी आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डीसा एयरबेस बिल्ड करना ही आईएएफ या गवर्नमेंट का इस दिशा में पहला कदम है, बल्कि लास्ट ईयर सितंबर में ही राजस्थान के बाड़मेर में राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने इंडिया की पहली इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का इनॉग्रेशन किया, जिसे नेशनल हाईवे 925 पर बनाया गया है। ऐसे तो हम सब आईएएफ के फाइटर्स को हाईवेज पर पिछले कई सालों से लैंड होते देख रहे हैं, पर फिर भी बाड़मेर में लास्ट ईयर हुई इस इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का इनॉग्रेशन इसलिए खास है क्योंकि अब तक आईएएफ एक्सप्रेसवेज यानी यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ही एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की थी। वही लास्ट ईयर ऐसा पहली बार हुआ था कि आईएएफ ने अपने एयरक्राफ्ट को किसी नेशनल हाईवे पर लैंड करवाया हो, और ये कैपेबिलिटी काफी कंट्रीज की एयरफोर्स के पास नहीं है।